हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र और बाबर की मृत्यु उपरांत गद्दी पर बैठे। स्वयं इन्होंने जो उपाधि धारण किया था पादशाह गाजी। गाजी की उपाधि इन्होंने धारण किया था। इनके बारे में जिक्र मिलता है हुमायूं के बारे में हुमायूं नामा से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हुमायूं नामा से जिसको लिखा था, ये जीवनी है हुमायूं की, गुलवदन बेगम, जो बहन थी हुमायूं की, गुलवदन बेगम। ये पूछा गया प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। ये जीवनी है, आत्मकथा नहीं है, जबकि बाबर नामा आत्मकथा थी। दो ही आत्मकथाएं हैं, एक है बाबर नामा और दूसरा कौन सा है, तुझके जहांगीरी, यानी एक तुझके बाबरी और दूसरे तुझके जहांगीरी, जहांगीर नामा। दिल्ली सल्तनत काल में एक 32 पेजेस 32 लीव्स जिसमें अपने अधूरे ख्वाबों के बारे में लिखा था, उसको भी माना जाता है कि हाँ ये इसकी आत्मकथा है। किसने लिखा था? फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक जी। क्या नाम है उसका? फुतूह करके कुछ था। फुतूहत ए फिरोज शाही ना। जी जी। ठीक है। मॉर्निंग सर। उसके अधूरे सपने, अधूरे ख्वाब, एक्सपीरियंस, जीवन में कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ इस तरह की प्रेरणादायक बातें उसने लिखी कि जो दिमाग में रखो उसको कर डालो। हाँ, सोच सोच करके उसके पीछे हैरान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है, जो करना है कर डालो, ये नहीं बस खिचड़ी पकाते रहो बैठ करके दिमाग में। तो गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं। हुमायूं गद्दी पर तो बैठा, लेकिन इसकी गद्दी पर बैठने का सफर बहुत कठिन था, बहुत कठिन है, डगरपन है। जिंदगी में इसके शुरुआत से ही तामझाम लगा हुआ था। हुमायूं को मानते थे सब जितने सुल्तान थे कि ये जो है अपशकुन है, क्योंकि जो नॉवेल्स थे वो मानते थे कि बाबर इन्हीं की बीमारी लेकर के मर गया, तो बाबर को इसने अपनी बीमारी दे दी, वो मर गए, अपना बच गया, ये मनहूस है ये। हाँ, इसको गद्दी पर नहीं बिठाएंगे, खा गया ये अपने बाप को। जबकि इसकी बेचारे क्या गलती हो, दुआ मांगने तो वही गए थे, बुढ़ऊ मरे, है ना, लेकिन नहीं, इसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे। तो वो लोग इसको ना बैठा करके
इसका जो ब्रदर इनला था, ये भी पूछा जाता है कि इसकी जगह किसको गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, यानी कि बीच में कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था मेहदी ख्वाजा। मेहदी ख्वाजा। ये सर उसका गुलबेदन का हस्बैंड था क्या? पासवर्ड ये गुलबेदन का हस्बैंड था क्या? नहीं, फिर से बोलो। सर ये जो मेहदी ख्वाजा था, ये गुल बेगम का हस्बैंड था क्या? हाँ, ठीक है, तो इनको गद्दी बैठा दिए थे। गुलबदन का नहीं था, दूसरी उनका बहन का था। मतलब बहुत बहनें थी इन लोगों की, कौन कौन कितना तो दिमाग में भी रखा हुआ सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, हुमायूं ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। ठीक है, अगेंस्ट जाके सबके कहा नहीं भैया बनेंगे गद्दी पर बैठे। इनका एक सपोर्टर भी था भाई, ये भी पूछा था किसने। बाकी सबने रिवोल्ट किया था, केवल एक भाई को छोड़ करके, केवल एक भाई को छोड़ करके बाकी सभी भाइयों ने रिवोल्ट किया था इसके विरुद्ध में। और जिस भाई ने इसका सपोर्ट किया उसकी हत्या हो गई। उसका नाम था खलील मिर्जा। ये इनके फेवर में था। खलील मिर्जा हुमायूं के फेवर में था। ठीक, उसके बाद और भी लोग आ जाते हैं दावेदारी में, एक से एक। कामरान, अस्करी, हिंडल, है ना, ये सब इनके भाई हैं। कोई कहता है हम बनेंगे राजा, कोई कहता है हम बनेंगे राजा। आप सोचो ऐसी स्थिति में बेचारा क्या करता। केवल 23 साल की उम्र थी, ये सब झेल रहा था हुमायूं। ये कहाँ के गवर्नर थे हुमायूं? प्रायर टू बिकम द रूलर, हुमायूं was appointed as the governor of which state, which province? आगरा सर। बदखसा के। बदखसा। बदखसा। और वहीं से बीमार होके आया था तो इसका बाप मर गया। ये बहुत आलसी भी था। ठीक है, इसे अपना काफी समय अफीम, गांजा, रिया वाला शौक था इनको थोड़ा, है ना। और अपने हरम में जहाँ पर वो सब क्या कहते हैं, इनको फैमिली से गिफ्टेड जो स्त्रियां थी मिली थी, उसी में पड़ा रहता था। इसके इस लेजी और लग्जीरियस लाइफ स्टाइल के बारे में भी हुमायूंनामा में लिखा गया। इसकी बहन ने लिखा है कि इस तरह का बेवड़ा भी था ये, है ना, चर्सी, सब चीज लिखा है, काफी चीजें, है ना। वैसे बहन ने लिखा है तो तुम लोग सोच सकते हो कुछ बढ़ा चढ़ा के तो लिखा ही होगा, है ना, लेकिन सत्यता भी है। अगली बात, खुश हो जाए तो बड़ा खुश, इमोशनल भी था, जिद्दी भी था, और अच्छा योद्धा भी था। अभी ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे कि जिद्दी कैसे था, योद्धा कैसे था।
बहुत बड़ी टेरिटरी इसके पास थी, है ना। हालांकि बाबर ने पूरा भारत तो जीता नहीं था, इसके राज क्षेत्र में आता था अफगानिस्तान। जब ये गद्दी पर बैठा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आगरा, यूपी का ये वाला पार्ट, आगरा, मथुरा, मतलब कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब पार्ट जो है इनके पास थी। और लखनऊ में तो नवाबी चलती थी हमेशा से। और जैसे ही लखनऊ नवाब साहब को छुए नहीं कि वैसे ही क्रांति शुरू हो गई, है ना। तो ये थे इसका छोटा सा राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब गद्दी पर ही बेचारा जस तस करके कुछ लोगों को जोड़ जुगाड़ करके खूब पैसा खिला करके नवाबों को, मतलब कि अमीरों को, है ना। अमीर का मतलब हो गया कि नोबेल, सामंत, अल उमरा जिन्हें कहा जाता था, सामंतों को अल उमरा कहा जाता था। घूस दे दे करके, भैया हमको वोट देना, भैया हमको वोट देना, है ना। घूस घूस दे के जैसे आजकल होता नहीं है, वैसे ही किसी तरह से उन्होंने अपने मिलाया। हालांकि इनके पहले मेहंदी ख्वाजा ने अपने आप को गद्दी पर बैठा तो देख रहा था कि ये जो है हुमायूं गद्दी पर बैठने की ताड़ में, तो इसने क्या किया था, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खलीफा को, अरब के खलीफा को भिजवाई, है ना, और समर्थन मांगा था। तो उधर खलीफा ने इनको कंसीडर कर लिया कि ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए रूलर ऑफ हिंदुस्तान। खलीफा को पैसा मिला, खलीफा खुश। और खलीफा को रिकॉग्नाइज करने का मतलब एक तरह से कि संवैधानिक तौर पर हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी में जितने भी राजा दुनिया भर में होंगे, सब उन खलीफा की बात सुनना होता है। तो इनको लगा कि अब खलीफा का हमको आशीर्वाद मिल गया है, अब हमें कोई चिंता की बात नहीं। और इसने क्या किया, हुमायूं ने 25,000 स्वर्ण मुद्राएं और एक पत्र भी लिख करके भेजा, जिसमें यह था कि मैं इनका बड़ा पुत्र बाबर का, और मेरा प्रशासनिक अनुभव ये रहा वो रहा, है ना। उसके बाद में मुझे गद्दी पर बैठना नियम था, चाहिए था, लेकिन षड्यंत्र करके जो कि दूर का रिश्तेदार है ना, वो आकर के यहाँ गद्दी पर बैठ गया, है ना। और आप चाहे कि मेरे किसी भाइयों में से किसी को बैठा दीजिए, जो कम से कम जिनका अधिकार तो हो आप में। तो बड़ा खुश हो गया वो इनसे, और उसने तुरंत ही फरमान भेजा खलीफा ने कि हुमायूं को जो है मुगल बादशाह स्वीकार किया जाता है ना। हमारा समर्थन उनके साथ है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि रियल हायर अभी बाबर के जिंदा है। अतः मेहदी ख्वाजा का गद्दी पर बैठना कतई उचित नहीं है।
मुद्रा पाए खलीफा लूटने लगे हैं, बदल गए, आशीर्वाद वापस। लेकिन उसकी बात भी सही थी, ऑथेंटिक भी थी। उसने कहा कि जब उनके हैं तो तुम्हारा उनको गद्दी पर बैठाना ऑथेंटिक नहीं। और सीधे सीधे दूसरे उनके इतने कामरान, अस्करी, हिंदल, ये सब, हुमायूं, ये सब जिंदा हैं, सगे बेटे, है ना। तो इनको दूसरे बहेतु को ला करके गद्दी बैठाने का क्या मतलब था? तो इनको जो है, कहाँ गई, हाँ, मेहंदी ख्वाजा, इनको गद्दी से फिर उतार करके हुमायूं को गद्दी पर बैठाया गया। खलीफा का समर्थन हुमायूं के साथ था, लेकिन अभी भी जो गेम ऑफ थ्रोन है खत्म नहीं हुआ था, अभी चल रहा है। अभी बताया ना कि इनके और भी भाई हैं, कामरान, अस्करी और हिंदल। और सब कहीं न कहीं के गवर्नर बने हुए थे। उधर पता चला कि हुमायूं गद्दी पर बैठ गया है, राजा बन गया है। तो उनका ये कैसे राजा बन गए, हम बनेंगे राजा। कामरान काबुल का गवर्नर था, बाबर के मरने के पहले। इसने आगे बढ़ करके अटैक मार दिया, पंजाब कब्जे में कर लिया। काबुल तो था ही इसके कब्जे में। इसने पंजाब जो है कब्जे में कर लिया। तो इसने क्या किया कि इनसे कहा कि ऐसा है, तुम जो है केवल यही नहीं, तुम ले लो सिंध, पूरा ये उच्च का रीजन ले लो, ठीक है, मुल्तान ले लो, सब ले लो भाई, हमने तुम्हें कब मना किया, ले जाओ लो। तो काबू तो ये कामरान का दिमाग थोड़ा सही हुआ। उसने कहा कि क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, सॉरी भैया, है ना, हम जो है तुम्हारे अधीन ही शासन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमारे अधीन शासन करोगे, लेकिन समझ लो तुम ही शासक हो, हमें तुम हम लोगों को मिल के रहना है। कामरान की अकल ठिकाने आई। आगे के युद्धों में कामरान ने हुमायूं का साथ दिया। देखो, हर चीज का सलूशन युद्ध नहीं होता, यहाँ सीख मिलती है। त्याग में और ताकत है। जो काम युद्ध नहीं कर सकता वो त्याग भी कर देता है। दरिया दिली दिखाया हुआ है उनका। अरे तुम कहाँ चक्कर पड़े हो, पंजाब पंजाब नॉर्थ वेस्ट पूरा तुमको हम दिए दे रहे हैं। तुम हमारा फेवरेट जगह बदखुसा भी ले लो यार, तुम जाओ मौज करो, तुम खुश रहो मेरे भाई, ठीक है। तो बस वही गदगद। और सही भी किया उसने, सोचा कि फर्जी का पंगा हो, लड़ाई झगड़ा हो, इससे अच्छा बांट दो सबको। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना काम चला रहा था। इसके और भी दावेदार थे, जैसे अस्करी, हिंदल, इसने अपनी टेरिटरीज ऐसे ही, क्या कहते हैं, बांट दी। किसी को अफगानिस्तान दे दिया, हाँ,
किसी को हरियाणा दे दिया, हिंडाल को, ठीक है। तो इस तरह से इसने डिस्ट्रीब्यूशन करके, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करके अपने आप को विद्रोहों से मुक्त किया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था सूची में जिसको कि टेरिटरी नहीं दिया जा सकता था। उनका नाम था बहादुर शाह। यह गुजरात तथा मालवा का शासक था। मालवा मध्य पठार है, पठारी क्षेत्र है मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर अवस्थित है। तो गुजरात तथा मालवा का शासक बहादुर शाह था। वो भी मौका ही ढूंढ रहा था कि हमें अपना राज क्षेत्र किस तरह से बढ़ाने को मिल जाए। और इसने कुछ माह के भीतर ही, जैसे ही गद्दी पर बैठे, इनको लगता था बच्चा ही है ना, पुर्तगालियों के साथ भी इसने समझौता किया था, आगे जाकर के बताएंगे, है ना। मांडू और चंपानेर कब्जे में भी ले लिया था। मांडू एवं चंपानेर के किले को इसने अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि अस्करी और हिंडल के सहयोग से इनको मार भगाया जाता है। बहादुर शाह को खदेड़ दिया गया था और यहीं से बहादुर शाह और हुमायूं की शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। इन दोनों का जो है दुश्मनी शुरुआत हो गई थी। हिंदल मिर्जा को तो औकात में लाने के लिए पहले उनको नजरबंद करना पड़ा था काफी समय तक। और जब हिंदल से कहा गया कि तुमको जिंदगी भर इसी नजरबंद रखेंगे, या तो तुमको हम जो टेरिटरी देते हैं उस पर बैठ करके तुम गवर्नर बन जाओ, शासन करो और कसम खाओ, खुतबा पढ़ो, कुरान की कसम पढ़वाया गया कि तुम कसम खाओ कि तुम हमारे साथ हमारा खिलाफत नहीं करोगे तो छोड़ेंगे तो तभी भरोसे, है ना। तो उनको कसम खिलवा करके फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम जो है इसको मानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आगे जा करके अकबरनामा लिखा जाएगा। ठीक है। इसको लिखा था कामरान की पत्नी ने, कामरान की वाइफ ने, जिनका नाम था सुल्तान बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान बेगम ने अकबरनामा लिखा था जो कि कामरान की पत्नी थी। अगला, अभी इनकी व्यवस्था बनेगी बहादुर शाह की तगड़ी।
कंस्पिरेसी और जगहों पर भी चल रही थी। जब इसने अपने सभी भाइयों में जागीरें बांट दी, है ना, तो सबने इनको समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। सबसे ज्यादा जागीर प्राप्त हुई थी, देखा जाए तो कामरान को। पंजाब, कंधार, काबुल, ये सब कामरान को मिल गया था। हिंदल को राजस्थान, अलवर वाला पार्ट मिल गया था। अस्करी को संभल दे दिया था। और इनके एक चचेरे भाई थे, वो भी दावेदारी में थे। उनका नाम था सुलेमान मिर्जा। इनको दे दिया था बदखसा। तो इस तरह से इतने लोगों को इसने निपटाया। लेकिन क्या हुआ उनका, मेहंदी ख्वाजा का? मेहंदी ख्वाजा को फिर कहा कि ढूंढो कहाँ गया और कारागार में बंद कर दो इसे। मेहंदी ख्वाजा भाग लिए। ठीक है। उनको ढूंढने के लिए भी सेना भेज दी गई, लेकिन वो सिंध के मरुस्थलों में जाकर के कहीं छुप गया। सिंध के मरुस्थलों में भी सेना ढूंढते हुए पहुंची, तो ये जा करके छुपा था बहादुर शाह के किले में। ठीक। सॉरी सॉरी, ये नहीं था छुपा था, इसका तो बंद कर दिया था। एक और थे इनके सन इन लॉ, वो भी सपोर्ट कर रहे थे इनको कि हाँ गद्दी पर यही बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था तुमको हम आधा जमीन दे देंगे। मेहंदी ख्वाजा ने कहा था, साढ़ू साढ़ू गेम कर रहे थे कि आधा हम लेंगे, जब हम बन जाए गद्दी पर बैठ जाएंगे तो तुमको आधा दे देंगे। तो इस चक्कर में वो भी सपोर्ट कर रहे थे। मोहम्मद जामन मिर्जा नाम था उनका। फिर मेहंदी ख्वाजा क्या किया, फिर सीधे बंद कर दिया था फिर? हाँ, अच्छा। जामन मिर्जा अपना गद्दी पे बैठ गया, उनको पकड़, चलो यहाँ से निकलो तुम। जामन मिर्जा समर्थन में थे, इनको ढुड़वाया था। कहाँ गया ये, पकड़ा गया, ये पकड़ में नहीं आया था, भाग गया था। और जाकर के गुजरात के शासक वही बहादुर शाह के यहाँ छुपा था। इसको बहुत ढूंढवा रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी ने उकसाया हुआ था उसको। वो तो डाउन भी पड़ जाता, जागीर वागीर की बात उससे किया था मेहंदी ख्वाजा से, तो वो मान गया था एक बार को। मेहंदी ख्वाजा उससे कहा गया, कहा राजा वजा बनने के चक्कर में पड़े, तुमको हम जो है यहाँ की जागीर दे देंगे। देखो सब लोग मान जा रहे हैं, तो वो एक बार को मान गया था। उसने सोचा कि हाँ हमको प्रॉपर्टी तो मिली जा रही है, क्यों पंगा करना। लेकिन जामन को क्या लग रहा था कि बताओ अभी तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा पूरा पूरा, ये अपना मन जागीर लेके बैठ जाएगा, तो हम तो आधा राज का सपना देख रहे हैं, वो कम मिलेगा। इसने कहा था हम गद्दी पे बैठेंगे, तो उसको उकसाए पड़ा था ये। उसको जागीर नहीं लेने दिया, जेल प्राप्त करवा दिया, है ना। बाद में छूटेगा वो, फिर जागीर भी उसे मिलेगी, है ना, मेहंदी ख्वाजा को। लेकिन अभी क्या है कि उसको जेल में बंद किए थे, और जामन मिर्जा घुड़वा रहे थे कि यही बहुत टिकट टिकट कर रहा था, इसी के कारण जो है वो क्या कहते हैं मेहंदी ख्वाजा का दिमाग खराब हुआ, है ना, यही भर था, इसीलिए ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं करा।
बाद में पता चलता है कि जामन मिर्जा इनके यहाँ छुपा हुआ है, और वहीं पर फिर तुरंत ये तात्कालिक कारण बनता है बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण करने का। लेकिन अभी भी, अच्छा ये तो भाग गए, है ना, कामरान काबुल, कांधार, और कौन सा बताए थे, पंजाब। एक कंप्यूटर खत्म, 2 कंप्यूटर खत्म, 3 कंप्यूटर खत्म, चौथा कंप्यूटर खत्म, 5वां भागा है, खत्म समझो उसको, है ना। और मेहंदी ख्वाजा ये खत्म, ये भी कंप्यूटर खत्म, 6 कंप्यूटर खत्म। अभी एक कंप्यूटर है बचा, बहादुर शाह, जो परिवार का नहीं था। अभी एक और शख्सियत बची हुई है भाई, है ना, जो वापस से लोधी डायनेस्टी की स्थापना की ख्वाब देख रहे थे। बाबर से भी लड़े थे। नाम बता सकता है कोई? शेर खान लोधी। शेर खान। शेर खान नहीं, शेर खान नहीं, कुतुब। महमूद लोधी। अच्छा, राणा सांगा के साथ युद्ध किए थे, याद करिए आप, बताया था ना पीछे। अच्छा हाँ, आप तो थे ही नहीं। महमूद लोधी, जिन्होंने राणा सांगा को भी युद्ध में सहयोग प्रदान किया था और बाबर के खिलाफ युद्ध किया था, और जिसमें ये हार गए थे। बाद में बैटल ऑफ घाघरा दौड़ा के मारा था इनको बाबर ने, और वहां से भाग गए थे, और फिर से सेना गठित कर रहे थे। अब ये जो है, अभी सेना गठित करके युद्ध करेंगे फिर से, अफगानी महमूद लोधी, ठीक है। सीक्स रिस्टोरेशन ऑफ द थ्रोन फॉर लोधी डायनेस्टी, अपना राजा बनना चाहते थे। ये भाई साहब थे इब्राहिम लोधी के, छोटे भाई थे, जो कि अंतिम शासक था लोधी वंश का, दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद मुगल सल्तनत की नींव पड़ गई थी, 2 चाचाओं के चक्कर में। ये चाचा किसी के हो जाए बहुत बड़ी बात होती है जीवन में, समझ लो, है ना। 1000 में से कोई एक होता होगा, है ना, जिसके चाचा वाचा समर्थन में रहे। तो अभी इन दोनों का मामला चल रहा है ना, खत्म नहीं। अभी देखो कि ये 2 कंपटीटर बेचारे हुमायूं कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला बैटल देखते हैं। इम्पोर्टेंट, बैटल ऑफ दुनुरुआ कहा जाता है। जिसमें इसने क्या किया था, महमूद लोदी ने 2 लोगों को अपने साथ मिलाया। एक थे जौनपुर के नवाब, जौनपुर के क्या कहते हैं उन्हें, नवाब नहीं कहते हैं जौनपुर,
शासक वहां पर क्या कहते हैं, अरे निजाम, निजाम ऑफ जौनपुर। कौन सा युद्ध बताया सर ये? हाँ? युद्ध कौन सा बता रहे हैं आप ये? बैटल ऑफ दुनुरवा, ठीक है। दुनुरवा। ये हुआ था नवाबगंज तहसील बाराबंकी में, अभी नवाबगंज कहते हैं, बाराबंकी में है। वहां पर क्या कहते हैं इसने युद्ध किया था। निजाम ऑफ जौनपुर प्लस शेर शाह, सूरी, है ना। ये चुनारगढ़ के किले में रहता था। ये गुलाम के रूप में आया था बाबर के पास। बाबर ने इसे, पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि बाबर ने इसे किसको दे दिया था, किसको दिया था भाई, उन लोगों को याद हुआ नहीं है। बहर शाह लोहानी बिहार के शासक को दे दिया था कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देगा उनके लड़के को, है ना। तो उनको क्या कहते हैं शामिल किया अपने साथ में। चुनारगढ़ का किला कैसे इसको मिल गया, चुनारगढ़ की जो रानी थी उनका नाम था लाड मल्लिका। 1530 में वो विधवा थी। उनको विधवा इसी ने बनाया था, है ना। उससे शादी किया था तो चुनारगढ़ का पूरा प्रॉपर्टी इनको समझ लो प्राप्त हो गया, दहेज में समझ लो एक तरह से प्राप्त हो गया। तो ये अपना, इसका घर जो था चुनारगढ़ का किला था और वहीं रहता था। उनको क्या कहते हैं इकट्ठा किया और आगे बढ़ गया। इनको कहा था कि तुमको भी हम राजपाट दे देंगे, इनको भी कहा तुमको हम आधा बांट देंगे, है ना, बाकी हम दिल्ली पे शासन करेंगे। शेरशाह सूरी ऑलरेडी जो है पराजित कर चुका था बंगाल को, इस कारण से कॉन्फिडेंट था बंगाल विजय के कारण। बंगाल को जीत करके इसने बिहार में शामिल कर, बिहार की टेरिटरी बना दिया था एक तरह से, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी इसकी। हुमायूं को पता चला कि क्या कहते हैं ये लोग कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं और हमारे ऊपर जमुना नदी पार करके आक्रमण करने की फिराक में हैं और कई लोग इनके साथ में हैं। तो उनका ठीक है भाई, आ जाओ। इसने कहा कि हम आगे बढ़ करके मारेंगे,
इतना हम इंतजार नहीं कर सकते हैं कि वो यहाँ तक आए तो फिर उसके बाद हम उनसे युद्ध करें। सेना तैयार की जाए, आगे बढ़ो। उनको कष्ट क्यों हो इतनी दूर आने का, इनकी इच्छा वहीं पूरी कर दी जानी चाहिए, जहां मिले वहीं मार कर लेंगे। ये होती क्या, यह दिखाता है कि हुमायूं कहीं से डरपोक नहीं था, है ना। आगे बढ़ करके इसने क्या कहते हैं मारा था। इसने गोमती नदी पार करी, इन सब की सम्मिलित सेना पहुंची हुई थी बाराबंकी, देवराहा या दुनरुआ कहा जाता है उसे। या बैटल ऑफ देवराहा भी कहा जाता है। अभी तो नवाबगंज के नाम से जाना जाता है बाराबंकी में। और इस देवराहा नहीं, दौहरिया, सॉरी, दौहरिया। फिर एक देवरिया भी है उधर ही शायद। देवरिया नहीं, दौहरिया। 1532 में। इस युद्ध में बुरी तरह से हार हुई। महमूद लोदी बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ, महमूद लोदी। और उसके बाद ये भाग ही गया उड़ीसा। अब इसने कह दिया कि हम उसको कंफर्म हो गया था कि हमको अब गद्दी कभी नहीं मिल पाएगी, है ना। अब यहीं पर क्या कहते हैं, साधु वधु बन जाओ, मर जाओ। तो उड़ीसा में जाकर के बन गया साधु। अब कभी उसने ट्राई नहीं किया कि वापस आएंगे, वहीं अभी बैठा है उड़ीसा में। बच गया लेकिन अभी भागने बहुत माहिर था, इससे ये बात पता चलती है ना। हमको लगता है सैनिकों को कहता था आगे बढ़ो, अपना सबसे पीछे रहता था, है ना। जब देखता था कि वहां सब मर रहे हैं तो तुरंत घोड़ा अपना घुमा लेता था, भाग लेता था, किसको मरना है मरे, मतलब इस तरह की बुद्धि लगाता रहा होगा ये। लेकिन इन्हीं के चक्कर में जौनपुर के जो शासक थे वो भी कूटे गए बुरी तरह से, है ना। और शेर शाह सूरी पहले ही क्या कहते हैं, उसने सैन्य समर्थन दिया था, उसने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया था। जब उसको पता चला कि हुमायूं आ रहा है, उसने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया था चुनारगढ़, वहीं चुनारगढ़ में था। और एक पत्र लिख करके भेजा हुमायूं को कि हमें नहीं मालूम था कि संधि किसके विरुद्ध की जा रही है ना। लेकिन जब हमको पता चला कि ये संधि मुगल बादशाह हुमायूं के विरोध में, हमसे तो केवल उसने सैन्य सहयोग मांगा था युद्ध के लिए, अफगानी के नाम पर, कि वो अफगानी हम अफगानी, अफगानी अफगानी भाई भाई, है ना। तो हम भाई सेना दे दिए थे। लेकिन जब हमको पता चला कि आपसे पंगा लिया हुआ है तो हम अपनी सेनाएं वापस मंगा लिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में भी मुगल नमक बह रहा है। हम वहां पर, हम बाबर हमको बहुत मानते थे, है ना। और इस तरह से हम दोनों भाई भाई हुए, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं मार सकता। तो पत्र वत्र पाया, लेकिन हुमायूं बिल्कुल सेंटी नहीं हुआ। वो
उसने कहा कि जब जब मार खाने की बारी आई है तो तुम जो है कहानी बता रहे हो क्यूज हैं। आगे बढ़ करके इसने चुनारगढ़ के किले को घेर लिया। और काफी तगड़ा युद्ध यहाँ पर किया था। शेर खान के बेटे ने चुनारगढ़ की रक्षा के लिए, जिसका नाम था कुतुब खान। छह महीने तक डट करके मुकाबला किया था। अब किले को जीतने नहीं दे रहा था कुतुब खान। अंत में क्या हुआ कि कुतुब खान घायल हो गया और बंदी बना लिया गया हुमायूं के द्वारा। और जब इस बात का पता चला शेर खान को तो उसने फिर सफेद झंडा दिखा करके आत्मसमर्पण कर दिया और संधि प्रस्ताव भेजा कि हम आप फर्दर आगे युद्ध नहीं करेंगे, हमारे बेटे को छोड़ दो। तो यहाँ पर दोनों के बीच में संधि हुई, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। संधि ये हुई कि तुम जो है चुनारगढ़ पर हमारा आधिपत्य मानोगे और मुगलिया झंडा यहाँ पर चुनारगढ़ के किले पे फहरेगा। ठीक, तुम हमको एक निश्चित कर दोगे। दूसरी चीज, तुम्हारा लड़का मैं अपने साथ ले जाऊंगा, गिरवी रखूंगा। यही नहीं, मैं इसके रण कौशल से बहुत प्रभावित हूँ। 10,000 घोड़ों की एक सेना भी देने को स्वीकार किया। 10,000 घोड़ों की सेना भी शेरशाह सूरी ने इनको देने को स्वीकार किया और हुमायूं ने इनके लड़के कुतुब खान को उस सेना का कमांडर नियुक्त कर दिया। कहा कि अब चुनारगढ़ आज से हम मुगल साम्राज्य का है, तो तुम भी सबके सब मुगल साम्राज्य के अंग हो गए, तो तुमको भी नौकरी मिलेगी। तुम बहुत अच्छे योद्धा हो, तुमने 6 महीने नाक में दम कर दिया है ना, इतनी कम उम्र में। तो ये सब चीजें हुई और वहां से ये शेरशाह को जो है नतमस्तक करके वापस लौट लिया। पहली बार युद्ध में शेरशाह सूरी सही से लड़ाई नहीं था, क्योंकि हो सकता है यह बात सही रही हो कि उससे केवल सैन्य सहयोग अफगानी होने के नाते मांगा हो और उसे ना पता रहा हो कि ये हुमायूं के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है। इसीलिए कभी किसी को सहयोग करो तो उससे पता भी कर लो कि क्या करना है भाई। क्यों कोई पैसा मांगे तो उससे तो क्यों, काहे लिए, कहाँ है, क्या उद्देश्य है इसका। कोई बंदूक तुमसे मांगे वो तो देना ही नहीं चाहिए किसी को। चलो मारने चलना है, अरे पूछ तो लो किसको मारने चलना है, कहाँ मारने चलना है किसको, मैं पता चला खुद ही पूछ दिए गए। तहकीकात बहुत जरूरी है। कभी कभी सहयोग बहुत नुकसानदायक हो जाता है, जो यहाँ पर हुआ। हुमायूं का खोपड़ी सनक गया इधर। अब ये जो है अपने विजय अभियान को यहीं पर नहीं रोकता है ना। ये जो गौड़ किंगडम था, बताया था ना, गौड़ किंगडम, शशांक थे पहले लेटर गुप्त पीरियड में हर्षवर्धन के शत्रु।
फिर सैन आ गए, हम्म उसके बाद सैन आ गए थे ना, सैन। हम्म गौड़ किंगडम पर कब्जा कर लिया इसने। बंगाल के क्षेत्र में आता है। अब यहां से ये वापस लौटेगा। हालांकि यहां पर इतनी लाशें इसने देखी कि इसको मनहूसियत फील होने लगी। अरे बाप रे, इतना ज्यादा लोग मर गए हैं, है ना। तो अपनी मनहूसियत मिटाने के लिए इसने उसका नाम बदल करके जन्नताबाद कर दिया। जन्नताबाद। ये तो जन्नत है जहां मरने के बाद लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर सबको मार के जन्नत बना रहा है, मनहूसियत मिटाने के लिए नाम बदल दो। पर हमको ये नहीं समझ में आता कि इससे क्या मनहूसियत मिटती है। सूखा चावल को कह दो बिरयानी है, ये खा लो। अब ये वापस इसलिए आता है कि ऐसे नहीं लौटता ये, और युद्ध करता। इसके दिमाग में बिहार भी था, है ना। ऑलरेडी शेरशाह पराजित हो चुका था, तो बंगाल को जीतना इसे बड़ा आसान हो गया था, क्योंकि बंगाल तो इसी कब्जे में था, तो उसको जीतना आसान हो गया था। लेकिन अभी इसके क्या कहते हैं, दिमाग में बिहार भी था। लेकिन अभी क्या था कि बहादुर शाह ने इधर पंगा कर दिया था, इस वजह से इसको वापस आना पड़ा। बहादुर शाह ने क्या किया था कि मांडू और चंपानेर के किलों पर हुमायूं की अनुपस्थिति में अटैक करके जीत लिया था। हालांकि इसके न रहते हुए भी, हाँ, अस्करी और हिंडल ने मिल करके अपने भाई के आने के पहले ही बहादुर शाह को मार के भगा दिया था, और मांडू तथा चंपानेर के किलों को इसने वापस आजाद करवा लिया था। लेकिन इसकी सूचना जब हुमायूं को जो है मिली, तो उसने कहा बहुत हो गया युद्ध, अब वापस लौटना चाहिए, अब लौट चले, है ना। बात का बाद में देखेंगे, क्योंकि अब घर पता चला यहाँ हम जीतते जा रहे हैं, पीछे तो वहां हम हारते जा रहे हैं। तो अब ये वापस आया, लेकिन वापस आया तो इसकी टेरिटरी जो थी वो सब पहली की तरह ही फिट इसको मिली। सर ये युद्ध में वापस किसने किया था? हिंडन ने और अस्करी और हिंदल इसके दो भाई थे। ये जिनको जागीरें नहीं बांट रखी है, किस दिन काम आएंगे ये लोग, हाँ। इसके आने के पहले ही ये रिकवर कर चुके थे टेरिटरी ही, ठीक है। अब अगला क्या कहते हैं महत्वपूर्ण घटना, अभी सब शांति चल रही है। वापस आया तो इसने इसका सब ठीक ही चल रहा था, तो इसने क्या कहते हैं कोई उसमें वो नहीं किया। अब थोड़ा सा सीन चेंज करते हैं, ये सब बहुत कहानी इधर की हो गई, इनका काम खत्म ना। चलो अभी ये बचे हैं।
अभी शासक वो बनेगा जिसने कभी दावेदारी ही नहीं की थी। देखना, शेरशाह सूरी। महाराणा सांगा की विधवा थी महारानी कर्णावती। ये कहानी तुम लोग पढ़े होगे बचपन में। हमको याद है कि ये कहानी क्लास 3rd में थी। राखी की रा, लाज। राखी राखी भेजी थी। हाँ। राखी की लाज नाम का चैप्टर था, ठीक है। राखी वाखी वाला खेल हुआ था इसमें। ये महाराणा प्रताप की दादी थी। हाँ। इनके 2 पुत्र थे। चित्तौड़गढ़ की महारानी बूंदी में क्या कहते हैं शासन करती थी। इनके किले का नाम था चित्तौड़गढ़ का किला। मराठा। ये कैपिटल हुआ करती थी मेवाड़ साम्राज्य की। मेवाड़ मुकुट ये लगाया गया था 12वीं में, उसमें कहानी है। मेवाड़ मुकुट एक नाटक। इनके 2 पुत्र, एक छोटा इन्फेंट मतलब 3 साल का बच्चा, उसका नाम था राणा उदय प्रताप सिंह, ठीक है। अभी छोटा बच्चा है तो केवल उदय काम चला लेते हैं। ये बनेंगे पापा आगे जाकर के राणा प्रताप के। और दूसरे क्या जो मेन बड़े वाले जो थे राणा विक्रमादित्य। तो जो ये उदय सिंह थे ये उदय सिंह द्वितीय थे, ठीक है, प्रथम नहीं द्वितीय थे। खानवा के युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी ऑलरेडी राणा की, तो शासन प्रशासन कर्णावती चला रही थी, लेकिन राजा बने थे विक्रमादित्य। इनको गद्दी पर बैठा दिया था। बहादुर शाह ने इनके ऊपर आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ में 1534। मार्च 1534 को किले तक पहुंच गया था, जिस दिन युद्ध हो गया था। लेकिन जब ये चढ़ाई ही किया था तो हुमायूं से कर्णावती ने मदद मांगी और राखी भिजवाया। इनसे कहा कि आप जो है हमारे भाई बनना स्वीकार कीजिए, और जैसे कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है उस तरह से हमारी रक्षा कीजिए। हुमायूं ने क्या कहते हैं इसको एक्सेप्ट कर लिया और एक विशाल सेना लेकर के वो
चित्तौड़गढ़ के किले की रक्षा के लिए आगे बढ़ गया, वहां के टेरिटरी की रक्षा के लिए आगे बढ़ गया। ये ग्वालियर पहुंचा था, तब तक इसके पास बहादुर शाह का एक पत्र आया जिसमें लिखा हुआ था कि देखो, हम लोगों का जो चलता है वो चलता है, कोई बात नहीं, हम लोग मुस्लिम भाई भाई, लेकिन हम जो ये काम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं उसे, काफिरों के देश को हम शुद्ध करके इस्लामिक कंट्री बनाने का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बीच में तुम डिस्टर्ब ना करो, हम लोग आपस में युद्ध करें वो ठीक है, लेकिन काफिरों के सहयोग करोगे तो तुम्हें अल्लाह की कसम, तुम्हें कुरान की कसम, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम, है ना, खूब कसमें दे दिया कि अगर तुम इस युद्ध में बीच में आए तो समझना कि तुमने अल्लाह के काम में रुकावट डाली। हम तुम आपस में निपट लेंगे जब निपटना होगा, ठीक है, लेकिन मैटर अभी दूसरा है, अभी काफिर का है। इसमें तुम्हें हमें सहयोग करना चाहिए, हालांकि ना सहयोग करो, हम जानते हैं हमारा तुम्हारा ठीक नहीं चलता है, तो फिर कम से कम बीच में ना हो यार। तो ये वहीं पर ग्वालियर में अपनी सेना लेकर के कश्मकश में खड़ा था कि जाऊं कि ना जाऊं। थोड़ी दूर जाता था, फिर रुक जाता था, सोचने लगता था, ठीक है, फिर थोड़ी दूर क्या कहते हैं जाता था, फिर रुक जाता था, फिर दिमाग सोचने लगता था क्या करें क्या ना करें। जबकि यहाँ पर बहादुर साहब पहुंच गया तब तक किले पर, वहां पर राणा विक्रमादित्य से कट्टर युद्ध हुआ 8 मार्च 1534। सेम डे राणा विक्रमादित्य को मार डाला, सामना नहीं कर पाए। महारानी कर्णावती ने अपने छोटे पुत्र उदय को अपनी दासी, जिनका नाम था पन्ना धाय, इनकी कुर्बानी मेवाड़ की रक्षक मानी जाती है। ऐसी कुर्बानी कोई दे नहीं सकता जैसी कुर्बानी इन्होंने दिया। इनको सुपुर्द कर दिया कि इनको किसी तरह से तुमको बचाना है ना, चाहे जैसे करके, नहीं तो समाप्त हो जाएगा हम लोग का। कहीं ले जाकर इनको छुपा देना, तो बड़ा होकर के आएगा तो बदला लेगा, बाप का, भाई का, माँ का, है ना, सबका बदला लेगा। कौन लेगा? शिवेंद्र है कि नहीं, वो जानता ज्यादा। सर उदय उदय नहीं, उदय द्वितीय, महाराणा प्रताप का पिता। अरे नहीं, ये डायलॉग किसने बोला था? माँ का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे। माझी हाँ? बिहार का माझी ये नवाजुद्दीन तो सिद्दीकी। माझी हाँ हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, तो फिल्म वाली बात कर रहे नवाजुद्दीन, थे। हाँ, तो वही पूरा यहाँ सीन था, है ना, सबका बदला लेगा ये उदय। तो यहाँ पर तो वो मर गई जौहर करके। अब ये पन्ना धाय का भी 3 साल का खुद का बेटा था, जानती थी किले से इस तरह नहीं निकल पाएंगे, तो हमेशा क्या कहते हैं कहता रहता था कि हम भी उदय की तरह कपड़ा पहनेंगे, हम भी वैसे ही खाना खाना चाहते। तो आज उसने अपने पुत्र को जो है सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाए, राजाओं वाले तिलक लगा करके,
उसकी इच्छा, खाना सुंदर खिला करके और उसको सुला दिया और रोते हुए अपने पुत्र को जो है आखिरी बार चूमा। और इतना बड़ा बलिदान कभी कोई कर नहीं सकता, है ना, अपने देश की रक्षा के लिए, आखिरी वंशज को बचा करके रखने के लिए पन्नाधार ने अपने बेटे को राणा उदय सिंह बनाया। और क्या बीत रही होगी उस माँ को जो क्या कहते हैं अपने भी पुत्र को उस तरह से खाना खिला रही थी जैसे कि एक बकरे को हलाल करने के पहले कसाई खिलाता है ना। उन दोनों में बहुत ही भेद है ना, जिसे बहुत रेयर लोग ही उस दशा को समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी उस माँ पर, है ना, जो अपने बच्चे को मरने के लिए तैयार कर रही है स्वयं अपने हाथों। फिर उसको जो है बिस्तर पे लिटा दिया और उसका कपड़ा जो है उदय को पहना करके आगे बढ़ गई। और वहां पर बहादुर शाह किले में जगह जगह ढूंढ रहा था, कहाँ है कहाँ है, और सीज कर दो कोई जा नहीं पाएगा बाहर। तो पन्ना धाय अपने हाथ में उदय को जो है लिए हुए आगे जा रही हैं। तब तक जो है वहां पर बहादुर शाह उनको पकड़ लेता, कहता तुम कौन हो? तो कहती कि मैं दासी हूँ। कहे कि ये बताओ, दासी वासी छोड़ो, ये बताओ कहाँ है वो उदय जो आखिरी क्या कहते हैं संतान है उनकी। उन्होंने कहा कि लेकिन एक शर्त पर, हमको जाने दो तब हम बताएंगे, हमको मेरे बच्चे को जाने दो तो हम बताएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। बताओ, लेकिन जब तक हम मार नहीं डालेंगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं उसको। उन्होंने कहा ठीक है। फिर ये गया, फिर इसको रास्ता बताई, ये गया और उसको क्या कहते हैं उसके पुत्र को राणा उदय सिंह समझ के मार डाला और ठहाका लगाने लगा कि अब कोई नहीं बचा, अब मैं यहाँ का दौड़ कर पाता, है ना। और उसको कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, जाने दो। तो वो उसको लेकर के चली गई। बाद में आएगा बदला लेने उदय सिंह, घोड़ा टिक 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 करते हुए कट्टा लिए हैं। तो अभी यहाँ पर जो है हुमायूं परेशान, है ना। फिर इसके दिमाग में आया कि मैं सेना लेके नहीं जाता हूँ, मैं अकेले ही चला जाता हूँ, एक भाई का फर्ज निभाने मैं जाता हूँ, सीधे देखता हूँ जो होगा। तो सारी सेना को इन्वॉल्व नहीं किया, है ना, अपना ही घोड़ा बैठा और चल पड़ा जो है अकेले। इतना देर कर दिए, पता था इसको कि मर गई कहानी, इसको सब पता था। तो वहां गया, अब नाटकबाजी करेंगे ये, कलाकार भी बहुत था हमको लगता है ना। वहां जाकर के किले के सामने चिल्ला रहा, बहादुर शाह कहाँ है तू, बाहर निकल। है बहादुर साहब आप क्या करने आए हो भाई? तुमको कहते कह रहे हम लड़ने नहीं आए, देखो सेना वेना लेकर नहीं आए हैं, हमको हमारी बहन की राख ले जानी है, उसका अंतिम संस्कार करना। तो उन्होंने परमिशन देते कि जाओ, होगा कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पर जौहर किया था उन्होंने और बहुत सारी महिलाओं ने, राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। वहां पहुंच करके उस राख में बहुत लोटा, ऐसा वर्णन मिलता है हुमायूं नामा में, है ना, कि इसके आंसुओं से जो है राख इतनी गीली हो गई थी कि ये जब बाहर निकला तो जब काला काला पूरा शरीर में लिपटी हुई थी। और ये भाई बहन का प्यार दिखाता है। और उसने फिर मटके में राख को भरे और उसको लेकर के आया
यमुना नदी किनारे इसने क्या कहते हैं, राख को पानी में डाला और एक एरिया में छितरा दिया इसे, और वहां पर इसने तुरंत ही आदेश दिया कि क्या कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना, कि जिसने हमसे पनाह मांगी हम उसको पनाह भी ना दे सके। मुझसे ज़्यादा कायर, मुझसे ज़्यादा कमज़ोर, मुझसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है ना। रिग्रेट कर रहा था चिल्ला चिल्ला कर, और उसने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कुछ यहाँ ऐसा निर्माण कार्य करो है ना, जो कि आने वाले वक्त में हमारे जो आने वाली पीढ़ियों को ये बताए कि कोई जब पनाह मांगे तो उसे हमेशा देना है, और उसको हम इसी नगर में संरक्षित करेंगे, जिसको भी हम प्रोटेक्शन देंगे। तो क्या बनाया गया, यमुना नदी के तट पर कौन से नगर की स्थापना हुई इस घटना की याद पर? तुम लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं दीन क्या? पना। हाँ, दीन पना नगर। पेपर में कई बार पूछा गया, दीन पनाह की स्थापना किसने करी, है ना। तो ये भी जान लो कि दीन ए पनाह की स्थापना क्यों की गई, उसके पीछे की कहानी ये है, ठीक है। यमुना नदी के तट पर एक नए नगर की स्थापना उन्होंने की थी, जिसको शेर शाह सूरी तुड़वा डालेगा। यहाँ पर जो पुराना किला था उसको तुड़वा करके और नगर का नाम बदल देगा ये। फिलहाल तो अभी हम स्थापना तो कर लें। दीन ए पनाह, नगर की स्थापना इन्होंने करवाई इस घटना की याद में। शेर शाह सूरी बाद में इसे तुड़वा करके जो है, जो किला है ना, पुराना किला, उसको तुड़वा देगा और नाम बदल देगा, हारसू आर्किटेक्चर पर फिर इसको बनवाएगा। हारसू आर्किटेक्चर जो कि शेर शाह सूरी का आर्किटेक्चर था, ये वाला आर्किटेक्चर। संसद भवन जो है पूरा राउंडेड है, उसको एक तरफ खोल दो ऐसे, इधर से एंट्री करो, इधर पूरा घर 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 ऐसे, बीच में बहुत बड़ा सा एरिया, सेना वेना खड़ी हो, ट्रेनिंग हो, बाजार लगे हैं। संसद भवन तो सर हमारे यहाँ पे एक मंदिर उसके हिसाब से बनाया गया है। हाँ, तो इसका नाम रख देता है शेरगढ़ बाद में बदल करके, शेरगढ़। तो क्या यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि हुमायूं सही था कि गलत था कि कसम कसम था? क्या इस यहाँ पर हुमायूं के कैरेक्टर की अगर थोड़ी समीक्षा करने के लिए कही जाए तो तुम क्या चंद शब्दों में क्या कहना चाहोगे हुमायूं के इस कैरेक्टर के बारे में? धार्मिक प्रवृत्ति का, लेकिन मतलब भावनाओं में बहने वाला भी। पूर्णता राजनीतिक, राजनीति उसकी बढ़िया थी। हाँ, राजनीति बस अपने दुश्मन से उस समय मतलब आक्रमण करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो ऐसी नहीं है, जो अंदर घुस गया तो उसको परास्त करने के लिए घुसा जाए, क्योंकि उसको रास्ता नहीं पता। तो अपनी वो सेना को बचाना चाहता था। उसने कहा कि हम इसको बाद में निपट लेंगे, उतरेगा तो है ही। ये इसका एक मेन पॉइंट था कि अपनी सेना को बचाना चाहता है, तो एक चतुर राजनीतिक के रूप में इसने अपना जो है चातुर्य का प्रदर्शन किया, और साथ में लोग बगावत ना करें, लोगों की सिंपैथी भी मिलती रहे,
सहानुभूति के लिए इसने दीन पनाह की स्थापना करते हुए ये दिखा दिया कि मैं तो आ रहा था लेकिन मुझे आने में देर हो गई, और आते आते क्योंकि इतना लेट हो गया हूँ तो उसके पश्चाताप के लिए मैंने ये चीज बनाई, ताकि इसको जो बहुसंख्यक समाज है उसका भी समर्थन प्राप्त हो सके। और जब ये आगे ताकि बहादुर शाह को अगर ये हराने के लिए आगे योजना बनाता है तो उसमें उनका सहयोग मिल सके। ये टोटल यहाँ पर था मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। और कोई कुछ कहना चाहता है, मतलब जिसको और भावना समझ में आ रही हो इससे संबंधित? नहीं, यहाँ पर मुझे तो कहीं सर से इमोशनल मुझे तो यही हमको तो लगता नहीं लग रहा है। हमको तो ये मुझे तो बहुत सर बड़ा लगता है कि इमोशनल ड्रामेबाज था लग रहा है। सर, अच्छा, तुम्हें इमोशनल लग था, रहा है? लेकिन सर हाँ, लेकिन हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति का था सर ज्यादा। इसलिए सर वो जो बहादुर शाह ने एक लेटर भेजा था, और वो जब धर्म की बात आई तो वहां जाके सर वो मतलब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या करूं, और उस डिसाइड अच्छा, के सही नहीं कर में पाने के कसम चक्कर कसम था। जी सर। वो सही जी में सर। कसम कसम था, है? क्योंकि अगर सर मैं यही नहीं तो। मानता ये धार्मिक उसमें था, अगर धार्मिक उसमें होता तो जैसे वहां पर इसने ये कहा कि भाई काफिरों की सहायता ना करो, तो अंदर आके फिर ये राख ले जाके और उसका अस्थि विसर्जन और ये सब तमाम तरीके की चीजें क्यों करता है? क्योंकि ये भी अगर देखा जाए वो शरीयत मानता है तो शरीयत के खिलाफ है। ये भी तो कर्मकांड एक तरह से शरीयत के विरुद्ध हो गया ना, तो यहाँ पर ज्यादा विरोध होता। हाँ, यहाँ एक दिमाग लगाने वाली बात तो है भाई, है ना? तो ये पूरी तरह ये से ये राजनीतिक था, और अच्छा राजनीतिक कहा जा सकता है इसको। और एक्टर अगर भी अच्छा, जी ड्रामेबाज ना। जी 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 तो ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये थोड़ा कलाकार था। लेकिन एक एंगल पे जो शिवेन जी कह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि बाद में जब उसको अपनी बहन की मृत्यु के बारे में पता चला हो तो फिर वो ज्यादा ही इमोशनल हो गया हो, उसको फिर उसको लगा हो कि हाँ ठीक है, काफिर वाला कॉन्सेप्ट पूरा ही हो गया है ना, मैं जाऊं कम से कम उसकी रात को ले आऊं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना? हेलो हाँ, सर, देखिए उसको ऐसा भी तो लग सकता है कि जैसे हाँ मुगलों की बात हुई या स्थापक की बात हुई, तो उसको लगा कि शायद जो राजपूताना है उनसे तो युद्ध करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे इसने अपने भाइयों को अपने संग मिला लिया, थोड़ा बहुत लालच दे के आगे चल के शायद इस क्षेत्र को भी शेषा सूरी से जो भी है थोड़ी सी बहुत बात बात करके मतलब एक संबंध स्थापित करके ये क्षेत्र भी हमारे हक में आ जाएगा। और बहनों की बात रही तो उसके परिवार में वैसे भी मुझे नहीं लगता ये भाई भतीजावाद मानने वाला था। बढ़िया राजनीतिक था, रितु सर ने एकदम सही कहा, क्योंकि अगर भाई भाई चचेरा भाई ये सब मानता तो ये जो उसके भाइयों ने विद्रोह किया वो विद्रोह की स्थिति ही नहीं आती कि इनको बाद में संभालना पड़ता प्रारंभ में। हाँ राजनीतिक बढ़िया था, उस ऐसे टाइम पे भी पहुंचा। अगर अगर मतलब ही नहीं था तो गए क्यों, जाते ही इमोशनल नहीं। हो गया था, बहन का प्यार उमड़ गया था। एक दिन में बहन बन गया, प्यार बन गया, नहीं, ये भी ये तो इस सोच है। बात में निखिल जी की दम है कि वो उस हाँ क्षेत्र, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। साउथ से जो भी या अरब से जो भी उस समय व्यापारिक मार्ग था वो कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ होते हुए ही आ रहा था, गुजरात से होते हुए। तो उस क्षेत्र पर मतलब उसका जो है आवाजाही ना रुके, इसलिए उस क्षेत्र के लोगों को अपने फेवर में करना जरूरी, और फेवर में करने के लिए कोई ना कोई एक इस तरह का सहानुभूति पूर्वक कोई ना कोई एक काम करना था उसको, और उसको ये अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन सर दिल्ली ट्रम्प से कार्ड था ग्वालियर ये। तक सेना लेके गया, वो क्या था सर? दिल्ली से ग्वालियर ये तक वाली तो सेना बात को है भाई। लेके जाना। हाँ, अब हाँ, इसका क्या मतलब है अब? इसका ग्वालियर ये तक है, सेना लेके तो ये गया था दिल्ली वो। से ग्वालियर तक पहुंचा, पहुंचने के बाद इसको ये लगा कि हम इस तरह से अपनी सेना को बिना खोए, अपना बिना नुकसान किए हुए हम कहीं ना कहीं
जो है चित्तौड़गढ़ पे या जो राजपूताना क्षेत्र है उस पर अपना आधिपत्य कर सकते हैं। इमोशनल कार्ड बड़ा होता है बंदूक की गोली से, ये जो बात भी भी इसने माननी पड़ेगी। स्टार्टिंग से किया है, हाँ, जो कि स्टार्टिंग में किया है। और इसने वैसे भी शेरशाह को स्टार्टिंग में ये सोचा रखा था कि भैया ये तो वैसे ही हमारी बेइज्जती करता है, तो हम तो इसको कभी भी परास्त कर सकते हैं, जो कि इसकी सबसे बिल्कुल बड़ी भूल है। और ये लिखा भी गया है, ये इसकी असफलताओं का कारण है कि इसने और शेरशाह की जो बढ़ती शक्ति थी उसकी उपेक्षा नहीं की। दूसरा ये भी हो सकता है, इसको लगा कि शेर शाह बहादुर शाह जो है वो अटैक किया है वहां पर, तो एक इसको अंदाजा भी लग जाएगा कि कितनी सैन्य शक्ति हमको चाहिए ताकि हम राजपूतों को पराजित कर पाए। तो एक तीर से इसने कई मतलब अपने जो है साध्य जो है अपने सिद्ध कर लिए। यानी इसको राजपूताना भी खत्म करना था, है ना, और इसको भी सहानुभूति खत्म भी करना था। चाहिए क्या थी मतलब कि सहानुभूति भी चाहिए थी। इसने एक ही तीर से कई शिकार किए, जी, और इसको ये है ना। शक्ति का भी पता चल जाता कि वास्तव में वहां हमें कितनी सैन्य क्षमता चाहिए हो बिना नुकसान के, ताकि ये आगे की रणनीति बना सके। क्योंकि एक राजा वहां पर ये जब कोई शासन करता है तो शासन स्तर पे मुझे नहीं लगता कि वो धर्म और इन चीजों को ज्यादा फोकस करता होगा। होता है, जो भी दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाते हैं ताकि जन समर्थन प्राप्त हो सके, ना कि इसलिए कि वो पर्टिकुलर किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। क्योंकि अगर धार्मिक सहिष्णुता वाली असहिष्णुता वाली बात होती तो ये वहां जाके राख लाके और जो तमाम इसने जो ड्रामा किया वो नहीं करता है। और इमोशनल अगर था तो जाता पहले भी, ही चला जाता, है ना, हाँ तो फिर हाँ क्यों? हाँ, अब जो है आगे देखना इनका क्या हाल होता है, बहादुर शाह का। जो ऋतु जी ने कहा कि इसको बाद में तो हम लोग पकड़ ही लेंगे। पंद्रह सौ पैंतीस 1535 की बात है। बहादुर शाह वहाँ पर क्या कहते हैं, बहादुर शाह के बारे में पता चलता है। ये बहाना भी हो सकता है कि मोहम्मद जामन मिर्जा को जो है बहादुर शाह ने शरण दिया हुआ है। ठीक है, जासूसों से पता चलता है इससे कि मोहम्मद जामन मिर्जा को बहादुर शाह ने शरण दिया है, जो कि मुगल साम्राज्य का भगोड़ा है। तो इन्होंने बहादुर शाह को कहा कि तुम जो है जामन मिर्जा को मुझे सौंप दो। तो इसने कहा कि अब कसम में फंस गया, अब क्या करूं मैं, है ना। तो जामुन मिर्जा इसका पैर पकड़ लिया, करे हमको मत फेंक, भेजो, हमको मार डालेगा वो, है ना, कसाई है हुमायूं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको नहीं भेजेंगे तो अटैक कर देगा किले पे, तो फिर भी मारे ही जाओगे। तो उसने कहा एक आइडिया सर जी, कहे क्या, कि हमको भाग जाने दो और तुम कह देना हमारे यहाँ क्या कहते हैं वो था ही नहीं, है ना, चाहे हमारे यहाँ चेक करवा लो, हाँ है ये नहीं, पूरे नगर में ढूंढ लो, घर में ढूंढ लो हमारे। तो क्या इस तरह से आप जो है मतलब कि जो क्या कहते हैं नमक हरामी क्या कहते हैं उसे, जो कि शरण में आए को मारने का जो पाप लगता है कुरान शरीफ में, वो नहीं लगेगा आपको। तो बहादुर शाह ने कहा हाँ अच्छा आइडिया है भाई। उन्होंने कहा देखो तुम भाग जाओ, जितना दूर भाग सको, बाद में हम तुमको ढूंढने का भी कोशिश करेंगे, इसलिए तुम ऐसी जगह भाग जाना कि हम भी तुमको ना पाए, ठीक है। तो कहा ठीक है। तो वो भाग गया, बलूचिस्तान के मरुस्थलों में कहीं जा करके छुप गया। और इधर इनसे कहा, फिर हुमायूं ने कहा कि ये बताओ कहाँ गया वो, तुमसे कहे थे ना कि तुम उसको ढूंढ के दे दो। तो उसने कहा हमारे पास है ही नहीं यार, हम क्या जाने।
तुम चाहे ना भरोसा हो, हमारे नगर में ढूंढ लो, हमारे घर में ढूंढ लो, किसी को भेज दो, चाहे हमारे यहाँ ही नहीं है। कहे तुमको रिपोर्ट देने में इतना दिन लग गया है ना हमें, और तुम उसको भगवा दिए। हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन है, अब तुम जहां उसको छुपाए हो, तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूं, ढूंढ के दो, नहीं तुम मारे जाओगे अब, है ना। तो अब ये सही सही उसको ढूंढने लगा, तो है ना, डर के मारे, क्योंकि इसने उसको पहले ही कह रखा था कि मान लो हम भी तुमको ढूंढे तब भी ना मिलना, इसी जगह छुपना। तो अब वो सही सही ऐसी जगह छुप गया था कि वो सोच रहा था कि यार हमने उसको ऐसे क्यों कहा। अब वो ढूंढ रहा है सही सही, और वो सही सही नहीं मिल रहा था। और इधर हिंडल के नेतृत्व में हुमायूं ने सेना भेज दी। और पहुंच गई, क्या कहते, गुजरात, तोप वोप लेकर के पहुंची थी। इनका एक सेनापति था जिसका नाम था रूमी खान। उसने इनसे कहा कि आप भाग जाओ यहाँ से, हम इसको जितनी देर रोक पाएंगे, मरते दम तक लड़ाई करेंगे और रोक के रखेंगे, तब तक आप भाग जाओ। तो कहा ऐसी बात क्यों कर रहा है रूमी, क्या हम जीत नहीं सकते? क्या दिमाग खराब है? देख रहे हो तोपे लेके खड़ी इतनी विशाल सेना, है ना, कहाँ जीत पाएंगे। अब यही में गनीमत है कि हम यहाँ पर इन लोगों को कुछ समय तक रोक के रखेंगे, है ना, और आप यहाँ से तब तक भाग जाओ, एरिया क्रॉस कर जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रूमी खान ने अपनी जान की बाजी लगा दी और इधर ही अपना घोड़ा पे बैठे भाग लिए। तो युद्ध शुरू हो गया था और उधर ये भाग गया था। तो हुमायूं को पता चल गया कि ये भाग रहा। तो उसने कहा कि अरे उसको ढूंढो पहले, मेन जो है ना, ढूंढो उसको कहाँ गया, उसका पीछा करो। यानी जासूसी विभाग ठीक ठाक था इसका, हुमायूं का। यहां से भाग करके ये पहुंचा मांडू, गुजरात से मांडू, मालवा में मांडू। तो हुमायूं की सेना पहुंच गई मांडू। फिर यहां से भाग के गया अपना चित्तौड़गढ़, है ना, वहां बूंदी, जो नया जीता हुआ किला था। हुमायूं की सेना पहुंच गई बूंदी। बूंदी से भाग के गया चंपानेर। हुमायूं की सेना पहुंच गई चंपानेर। वहां से भाग गया ये बहुत दूर, अब की राजस्थान के अलवार, सेनाएं पहुंच गई अलवार। यहां से भाग गया और मरुस्थल में चला गया आपकी बात, ठीक है। पीछे पीछे सेनाएं मरुस्थल, वहां से पहुंचा कच्छ का रण, बलूच मरुस्थल, सिंध के मरुस्थलों में चला गया था। हुमायूं सेनाएं पहुंच गई कच्छ का रण, वापस पहुंच गया अहमदाबाद। हुमायूं सेना पहुंच गई अहमदाबाद, भाग गया बॉम्बे, ठीक है। अब यहां पर इसको राहत की सांस मिली, क्योंकि यहां पर कौन सी टेरिटरी थी? पुर्तगाली, मराठा।
पुर्तगाल। ना ना भाई, मराठा नहीं, पुर्तगाल। पुर्तगाली आ बॉम्बे, गया, ठीक है सर। हाँ पुर्तगाल टेरिटरी थी। तो यहाँ अब जाकर के ये सुरक्षित बचा और इसने हेल्प मांगी पुर्तगालियों से कि अरे पुर्तगालियों, हमको हुमायूं तोप लेके मारने पे तुला हुआ है, हमको बचा लो भाई। पुर्तगालियों ने कहा हाँ यार, तुम चिंता ही ना करो किसी बात की, तुम आ गए हो ना शरण हमारी, है ना, तुमको हम मरने ना देंगे भाई। लेकिन ये बताओ, हर चीज की एक कीमत होती है, वो तो तुमको देनी पड़ेगी। उस समय पुर्तगाली गवर्नर थे नूनो द कुन्हा। ये सर वही तो नहीं है जिसको पुर्तगाली ही मार देते हैं बाद में? वही वाला है, वही नूनो दे कुन्हा, या डा कुन्हा या डे कुन्हा, ऐसे कुछ अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, नूनो दे कुन्हा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच होती है ट्रीटी ऑफ बसीन। ठीक है, बसीन की संधि। बसीन की संधि होती है। इसमें क्या होता है बसीन की संधि में? इस संधि में यह था कि दमन दीव, है ना, मुंबई और वसाई, इन क्षेत्रों को अगर कोई भी अटैक मारता है तो बहादुर शाह, मतलब कि ये जितना एरिया हमने बताया ये सब पुर्तगाली टेरिटरी है। आज वो गुजरात की रक्षा करेंगे तो बदले में पुर्तगाली टेरिटरी की रक्षा करने का वादा इन्होंने किया। बहादुर शाह ने, तो हम तुमको भी बचाएंगे, अगर कोई आएगा, कोई तुम्हारे ऊपर फ्रांसीसी अंग्रेज कोई आक्रमण करता है तो हम तुम्हारा सहयोग पक्का करेंगे, भाई भाई। एक तो ये बोल दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बसीन ले जाओ, उन्होंने कहा कि बसीन भी मैं तुम्हें दे देता हूं, बहुत ही फर्टाइल रीजन, बहुत ही उर्वर क्षेत्र। ठीक है, इन्होंने उनको कहा कि ठीक है मैं तुमको देता हूं। तो उन्होंने कहा कि हम भी तुमको सहयोग देते हैं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं, हमारे पास तोपों के भंडार हैं, हमारे पास से विशाल सेना का भंडार है, यूरोपीय एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बंदूकें हैं, हुमायूं कभी हमारा सामना नहीं कर सकता है, दौड़ा के मारेंगे, तुम चलो आगे उसको ललकारो, हम अभी तुरंत अपनी पूरी सेनाओं को आदेश दे दे रहे हैं कि पीछे पीछे तुम्हारे पहुंच रही है। जब तक तुम वहां पहुंचोगे, है ना, और उधर हुमायूं को ललकारोगे, है ना, जब तक हुमायूं की सेना तुम्हारे घर तक पहुंचेगी तब तक तुम्हारी रक्षा में महान पुर्तगाली यूरोपीय सेना पहुंच जाएगी और दौड़ा दौड़ा करके हुमायूं को मारेंगे। तुम्हारे मान सम्मान का बदला मेरे दोस्त हम लेंगे। इतनी बात सुनकर के गदगद ये बड़ी खुशी खुशी पहुंचा वहां गुजरात, है ना, और उसके बाद चिट्ठी लिख के भिजवाया, और इसको ढूंढ ही रहा था वो हुमायूं, कहाँ है ये, कहाँ है ना। चिट्ठी लिखे के ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं कोई चूहा थोड़ी हूँ, मैं यही हूँ। ठीक है, अपने किले में हूँ, अपने घर में हूँ मैं, है ना। अब तुम्हारे दम है, आओ।
तो उनका देखो ये यही बैठा था, तुम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, है ना। कहे नहीं नहीं वो कहीं से आया है घूम के भाग करके। कहे अच्छा, और इस तरह बुला रहा था, इसका मतलब सीधी सी बात है कि कोई शक्ति वक्ति लेके आया है ब्रह्मास्त्र से। और सेना लेके जाओ, अब की अस्करी को भी बुलाओ। तो कामरान उनको अस्करी और हिंदल दोनों की संयुक्त सेना एक साथ आक्रमण करती है पूरी बार इनके ऊपर। और इधर से ये अब जो है, अब इधर सेना गेट के सामने मतलब किले के सामने पहुंच रही है, और यहाँ वेट कर रहे हैं कि अरे हमारी अभी पुर्तगाली सेना तो नहीं पहुंची। पीछे पीछे कहे थे जैसे तुम जाओगे वैसे आ जाएगी, तुम जब तक चिट्ठी लिखोगे, जब तक वहां से उसकी सेना आएगी तब तक हमारी सेना तो आगे पहुंच जाएगी। अब वेट कर रहा, कहाँ गई यार, है? मिसकाल पे मिसकाल तो कुल्हाक मारे जा रहा है, फोन कर रहा है, फोन नॉट रीचेबल। थोड़ी देर बाद कि ये क्या हो गया यार, और फिर क्या होगा जानते ही। ये अपना घोड़ा उठाया, वहां से भाग लिया। भागने में बड़ा माहिर था ये भाई, मौका देखा भाग लिया ये तुरंत। लेकिन अब गुजरात कब्जे में आ गया मुगल सम्राट के, क्योंकि इसके परिवार के सभी लोगों को जो है बहुत निर्मम मौत दिया था, ढूंढ ढूंढ करके सबको मार डाला था। किले में केवल मौत का तांडव हुआ था इस बार। पिछली बार तो उसने केवल इन्हीं को टारगेट बनाया था, इस बार इसने कहा कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसकी पुश्तें समाप्त कर देंगे। और पूरा गुजरात को अब की बार और मालवा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। ये पूरी तरह से पराजित हो गया। भगोड़ा वहां से भाग चुका था, लेकिन इसने अपने भगोड़ेपन के कारण इसने पूरे परिवार वालों को मरवा डाला। पहले तो जिंदा रहते, अब वो भी ना बचे। अब वहां से गुस्साया हुआ, तमतमाया हुआ पहुंचा पुर्तगालियों के पास वापस। और बहुत तेज तेज गालियां बकने लगा, गुस्साने लगा कि तुम लोग वादा खिलाफी करते, तुम लोग निकम्मो, तुम लोगों के साथ मेरा ये तब नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया, तुम लोगों को नहीं करना था, सबको सीधे बता देते, क्यों बोले थे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, है ना। तुमको मैं जो भी ट्रीटी किया था रद्द मानता हूं मैं तुमको, वो मेरा जमीन वापस कर, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार तुम्हें को बहुत गुस्सा लगी है, रुको तुमको थोड़ा शांत कर, तुम्हें बता रहे हैं यार क्या मामला हो गया, तुम थोड़ी शांत रहो, लाओ इसके लिए कोई बढ़िया फ्रांसीसी शराब लेके आओ, कोई बढ़िया महाराज के लिए लाओ यार। लाया गया, चलो आओ शिप पे चलो, थोड़ा घुमा लाए, तुम्हें ठंडी हवा लगेगी, थोड़ा मजा आएगा, तुम आनंद आएगा, तुम दिमाग ठंडा रखो, तुम शांति से भी यहाँ सुरक्षित हो। अभी हम लोग कब की तुम्हारे साथ ही सेना भेजेंगे, टेंशन ना लो, है ना। अब थोड़ा सा इनको पैक पे पैक, पैक पे पैक, अब ये इनका दिमाग हो गया एकदम से झूलने लगा। तो इनको मारी एक लात, उसी पानी में गिरे और मर गए, ठीक है। वापस आ गया। तो बहादुर शाह का चैप्टर यहीं पर समाप्त। तो दोनों ही जितने कंपटीटर की लिस्ट बनाए थे, है ना, वो सब क्या हो गए, खत्म, सारे कंप्यूटर खत्म। अब जो है जिसकी कंपटीशन नहीं थी उनकी बात आती है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कल। चौसा का युद्ध, जिसमें इनकी ये जाकर के बिहार जीतने चले थे, है ना, हुमायूं कि बिहार पर आक्रमण करके बिहार जीत लेंगे। चौसा में युद्ध होता है गंगा नदी के तट पर, और बुरी तरह पराजित हो जाते हैं ये, है ना। और वापस आकर के कुतुब खान को मार देते हैं। शेरशाह सूरी गुस्सा करके विशाल अफगानी सेना इकट्ठा करता है, और फिर दूसरा युद्ध होता है, आगे बढ़कर के वो अटैक मारता है। कन्नौज में बिलग्राम जगह है, वहाँ होता है बिलग्राम का युद्ध, या बैटल ऑफ कन्नौज कहलाता है।
वहाँ बुरी तरह हार जाएंगे फाइनली और भाग जाएंगे घर बार छोड़ करके। मुगल डायनेस्टी कुछ समय के लिए पॉज हो जाएगी और उस संधि काल में सूरी डायनेस्टी की स्थापना होगी। तो कल हम लोग सूरी शुरू कर देंगे, ठीक है। सर एक चीज और फिर बता से दो बस। दोबारा मुगल डायनेस्टी शुरू होगी बाद में 55 में, ठीक है। सर ये तो अलवर आज से की भाग के गल कहाँ पहुंचा था? सिंध, सिंध। अच्छा ठीक है। सिंध से कचकरन, कचकरन से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे। अरे पूरा बढ़िया गोल चक्कर काटा है। भागने सर में ऐसे एक नंबर का माहिर था है। सर हुमायूं बार को जो एक लाइन छूट गई थी, सबसे स्टार्टिंग में छूट गई थी। हुमायूं को बादशाह गाजी कहते थे या उसको उपाधि वगैरह दी गई थी या सिर्फ कहते ही थे? खुद ही लिया था अच्छा, खुद ही उपाधि। दिए था। ठीक है। ठीक। ओके भाई, थैंक यू। धन्यवाद।